है कि आप भी कुछ सोचो, आप भी सरकार को जगाओ कि ये गरीबों के बच्चों की जीवन से खिलवाड़ ना करे। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में बिजली सोने के तारों में आती है और बिजली के दाम जहां 5-7 साल पहले 200-250 रुपए का बिल आता था, आज वहां 700-800 रुपए का बिल आता है। वहीं पर पानी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार के पास इस महंगाई को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि सामाजिक गैर बराबरी है, उसका बड़ा उदाहरण ये है कि यही भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनका नाम योगेश वर्मा है, उनको एक वकील ने इतना शानदार तरीके से थप्पड़ मारा कि उनको एहसास कराया कि आज भी दलित पिछड़े वर्ग का सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। ये उनको विधायक बनने पर भी, सांसद बनने पर भी अपमानित करने का काम करते हैं और कहते हैं कानून व्यवस्था अच्छी है। इतनी अच्छी है सम्मानित साथियों कि विधायक जी को अपने ऊपर हुए इस अपमान के लिए FIR कराने में 12-15 दिन लग गए। अगर इससे ज्यादा अमीर का कुत्ता या बैल भी या बकरी भी या गाय भी या भैंस भी अगर चोरी हो जाती तो 10 मिनट में FIR दर्ज होके और वो बैल बकरी और वो कुत्ता बिल्ली मिल जाते। लेकिन विधायक जी 10-12 दिन भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई हम सब की है और हमें इसको लड़ना पड़ेगा। अभी ताजा उदाहरण देखिए, कोई भर्ती उत्तर प्रदेश की ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ, और पेपर लीक तो हुआ और फिर आरक्षण में भी घोटाला हुआ, चाहे यूपी पुलिस का मामला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो। और 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के 20,000 पद इसी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लूटने का काम किया। और मेरे आज भी याद है, आपकी ताकत से हमने इको गार्डन में आंदोलन करके उनको न्याय दिलाने का काम किया था और सरकार ने 6,800 नियुक्तियां उनको देने का काम किया था। 5 दिन हम लोग खुले आसमान में लेटे रहे कि हमारे भाइयों को रोजगार मिल जाए। इसलिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि उनके घरों में रोशनी पैदा हो जाए। लेकिन जब उनको 6,800 नौकरियां मिली तो इन्हीं के लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने फिर उस पर रोक लगा दी। अभी फिर हाईकोर्ट ने भी आदेश कर दिया तो इन्हीं के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर वो लोग नियुक्तियां जो की तो रह गई। समस्या ये है कि यही मारते हैं और यही बचाते हैं और हमारे लोग इनको ही अपना मान के इनको वोट की ताकत देते हैं। उस पुराने बात को छोड़ो, आज की बात पे आओ। अभी लोक सेवा आयोग प्रयागराज के आगे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं पिछले 3 दिन। बेटियां हैं, बेटे हैं, हमारी बहनें, मैं उनको सुन रहा हूं, उनकी मांग जायज है, उनकी मांग जायज है, मैं उनको सुन रहा, जाना चाहता हूं, इसलिए नहीं जा रहा हूं कि 1 मिनट लगेगी उनके मेहनत के आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन साबित करने के लिए भारतीय मीडिया को। एक दिन लगेगी सरकार के बचाव में ये भारतीय मीडिया जिसने अपना चरित्र बेच दिया है, ये 1 दिन में और 1 घंटे में उस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन साबित करके उन बच्चों की मेहनत को पीछे हटाने का काम करेगी। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूं और सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि अगर इनकी मांगों को नहीं सुना गया तो 25 तारीख से संसद चल रही है, एडी चोटी का जोड़ लगा के संसद में इनकी आवाज को उठाने का काम करेंगे और इन बच्चों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन सामान्य साथियों देखिए, सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और सरकार कहती है हमने इसकी तैयारी कर रखी है। 6 महीने में अगर कोई पद रिक्त हो जाएगा, जैसे ये रिक्त हुआ था पद, यहाँ के विधायक MP बन गए, तो चुनाव होगा 6 महीने के अंदर। लेकिन अगर सरकारी नियुक्ति पे उपस्थित आदमी रिटायर हो जाए या किसी और कारण से वो रिक्त हो जाए तो रिक्तियां नहीं भरी जाएगी, बैकलॉग नहीं भरा जाएगा। इसलिए सरकार कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन और बच्चे कह रहे हैं
जो यूपी पीसीएस के जो हमारे बच्चे हैं, जिन्होंने कई साल मेहनत की है, वो कह रहे हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम करा दीजिए, क्योंकि अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे, पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि 2-2 शिफ्ट में हो और नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दीजिए। वो मना कर रहे हैं और सरकार के लोग जैसे किसानों को समझा रहे थे, ऐसे ही उनको समझाने का काम कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी की आपके फायदे का है, जिसके फायदे का है उसको नहीं पता क्या? अगर मेरे फायदे कोई चीज है तो मुझे नहीं पता होगा क्या? तो वो बच्चे मना कर रहे हैं कि साहब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो, आप इतने साधन संसाधन है तो 1 डे 1 शिफ्ट में हमारा पेपर कराने का काम कीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पेपर फेयर हो और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। उनकी मांग जायज है। 2 दिन रात में जब वो बच्चियां वहां बैठती है तो मन घबराता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। किसी बच्ची के साथ कोई अन्याय ना हो जाए, भय पैदा होता है। भाई होने के नाते दिल में एक टीस उठती है कि आज उनके बीच में होना चाहिए था, उन सड़कों पे होना चाहिए था जिन सड़कों पे हमारी बहनें और भाई बैठे हुए हैं। लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि उनके ऊपर कोई आंच ना आए, उनके आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो, इसलिए मन मार के रह जाता हूं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से जवाब मांगे कि 41 सेंटर क्यों, 75 जिले हैं, क्या आपने मान लिया है कि आपके पास 41 सुरक्षित जगह है और 34 जगह पे आप पेपर भी नहीं करा सकते हो? पेपर लीक की गारंटी आप पहले दे रहे हो। ये जवाब भी हमें सरकार से लगातार मांगना पड़ रहा है कि उन बच्चों को मदद हो जाए। उसके बाद मैं पार्लियामेंट में जब रहता हूं, हर व्यक्ति की आवाज उठाने काम करता हूं, चाहे आशा बहनों के वेतन वृद्धि का मामला, चाहे आंगनबाड़ी बहनों के वेतन वृद्धि का मामला हो, चाहे भोजन माताओं के वेतन वृद्धि का मामला हो, चाहे चौकीदार हो, ग्राम रोजगार सेवक हो, उनके वेतन वृद्धि का मामला हो, या हमारे पीडीआरडी के जवानों के वेतन वृद्धि का मामला हो, या हमारे होमगार्ड के जवानों के वेतन वृद्धि का मामला हो, या हमारे पुलिस के कर्मचारी जो हैं, इनको जो इंसान नहीं मानती सरकार, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे, 40-40 घंटे जो इनसे ड्यूटी करवाती है, इस तरह की ड्यूटी तो जानवर से भी नहीं ली जाती। जानवर के बारे में भी सोचा जाता है, लेकिन इन पुलिस के भाइयों के बारे में नहीं सोचा जाता। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में, और मैं आज नहीं कहना चाहता, संसदीय मर्यादा है, कुछ बात गुप्त रखनी पड़ती है, लेकिन मैं पुलिस के भाइयों को भी वादा दिलाना चाहता हूं कि हम लोग आपके लिए भी काम कर रहे हैं और अगले 2 साल के अंदर आप मेरी बात को याद रखना कि मॉडर्नाइजेशन होगा, पुलिस में सुधार होगा और आपकी 8 घंटे की ड्यूटी हो और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो और वेतन विसंगतियां जो है, जो आपकी वेतन विसंगतियां दूर हो। इसके लिए भी मैं आपको आश्वस्त करने का काम करता हूं कि हम इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं, इसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि परिवर्तन शक्ति से होगा, और शक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी उंगली में दी है। एक उंगली का बटन दबा के आप अपनी गुलामी की वीडियो को काट सकते हो। जिन दफ्तरों में आज लाइन लगा के जाते हो अपने काम कराने के लिए, कल इस तरह से पॉलिसी बना के वो सरकारी दफ्तर आपके घर पे आके आपके काम होने का काम हो सकता है। इसलिए हमने पार्लियामेंट में आवाज उठाई कि अगर बदलाव करना है तो एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनाओ कि चाहे प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या एमपी का बेटा, मंत्री का बेटा हो या विधायक का बेटा हो या जिला पंचायत अध्यक्ष का बेटा हो, जिला पंचायत सदस्य का बेटा हो, चेयरमैन का बेटा हो, बीडीसी का प्रधान का बेटा हो, चाहे पटवारी, सेक्रेटरी, कानूनगो का, तहसीलदार का, एसडीएम का, एडीएम का, डीएम का, थाने के सिपाही का, दरोगा का, सीओ का, एसपी का, एसएसपी का, डीआईजी का, आईजी का, एडीजी का, प्रमुख सचिव का, चीफ सेक्रेटरी का या डीजीपी का, किसी का बच्चा हो,
सबकी पढ़ाई, जिनको सरकारी वेतन मिलता है, जिनको सरकारी सुविधा मिलती है, जिनको सरकारी सुरक्षा मिलती है, चाहे नेता हो या सरकारी सिस्टम से जुड़ा कोई आदमी, सबके बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। और आप ये देखना, जिस दिन ये हुआ तो आप याद रखना कि जब एक कुर्सी पे डीएम का बेटा बैठ के पढ़ेगा और बराबर वाली पे एसपी का और उससे अगली कुर्सी पे मंत्री जी का और उसी में से एक कुर्सी पे मजदूर किसान का बेटा बैठ के पढ़ेगा, तो आप देखना कि बिल्डिंग भी अच्छी होगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी और टीचर भी अवेलेबल होगा, फर्नीचर भी अच्छा होगा और गरीबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी और इस शिक्षा का प्रयोग करके गरीब अपनी जिंदगी बदल पाएगा। उसके साथ साथ हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपने पिता को खोया। आप जानते हैं मैंने 16 महीने जेल काटी, मैंने 2 बार तिहाड़ काटी, लेकिन मैंने सबसे बड़ी लड़ाई इस देश के हेल्थ सिस्टम से लड़ी कि जब एक बेटा होकर मैं अपने पिता को उनके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि इतना महंगा है आज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, एक दिन का 50-50 हजार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग लेते हैं। अगर आईसीयू लग जाए, आईसीयू में एडमिट हो जाए तो 20-20 हजार रुपए के तो ऑक्सीजन का बिल आ जाता है। और इतने इंजेक्शन, इतनी दवाइयां, आपको पता भी नहीं दवाई पेशेंट के लग रही है या वापस स्टोर में जा रही है, आपको घुसने भी नहीं देते और 1-1 लाख रुपए का बिल बना के देते। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने कहा कि हेल्थ सिस्टम में सुधार की जरूरत है। अगर गरीबों की जेब पे बोझ कम करना है वो तब होगा, जैसे मैंने बताया एजुकेशन के स्टैंडर्ड पे, कि सारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और सारे राजनीतिक लोग सबका बीमार होने पे इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। जब एक बेड पर मुख्यमंत्री जी के बच्चों का इलाज होगा और दूसरे बेड पे आपके मेरे गरीब परिवार के मजदूर के बच्चे का इलाज होगा, परिवार किसी मेंबर का इलाज होगा, तो आप देखना बिल्डिंग भी अच्छी होगी, दवाइयां भी अच्छी मिलेगी, डॉक्टर भी मौजूद मिलेंगे, टेस्ट भी वहीं से होंगे और फिर कह रहा हूं लोगों की जीवन रक्षा भी होगी। अभी तो आप जाते होंगे सरकारी अस्पताल में तो वो पर्चा बना देते हैं कि दवाई बाहर से मिलेगी, मेडिकल स्टोर पे बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, और टेस्ट लिख देते हैं कि साहब अल्ट्रासाउंड करवाना है, ईसीजी करवाना है, एक्सरे करवाना है, बायोप्सी करवानी, कहाँ फलानी लैब पर चले जाओ क्योंकि वहां सर्टिफिकेट कमीशन बना हुआ। अब आप सोचो गरीब की जेब पे कितना डाका पड़ रहा है। इस देश में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा जिसका पर्चा 500 रुपए से कम में बनता, लेकिन क्या हर आदमी की आमदनी 500 रुपए है रोज की? नहीं। इसलिए आप महसूस करके देखो, 5000 रुपए का टेस्ट कहां से कराएगा गरीब? और जब टेस्ट नहीं कराएगा और पैसे जरूरी होगा कराना और पैसे नहीं होंगे तो जमीन बेचेगा, कर्ज लेगा और उस कर्ज को उतारने में आदमी बचे ना बचे लेकिन उसके सर के बाल भी उड़ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि सरकारी सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और सरकारी अस्पतालों में ही सरकारी नेताओं का और कर्मचारियों का इलाज होगा तो सब ठीक हो जाएगा। उससे आगे बढ़िए, आप ये बताइए कितने पढ़े लिखे नौजवान यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने 5-5, 4-4 टेस्ट दे दिए होंगे कि उनको रोजगार मिल जाए, लेकिन सरकारी नौकरियां तो ना के बराबर हैं। 1,42,000 टीचर की नौकरियां हैं, सरकार नौकरी नहीं भर रही है, स्कूल बंद कर रही है क्योंकि उनमें आरक्षण व्यवस्था है। और अगर 1,42,000 नौकरियां देंगे तो लगभग 70,000 नौकरियां दलित पिछड़े समाज के लोगों पे आएगी। ये दलित पिछड़ा विरोधी सरकार किसी कीमत पे नहीं चाहती कि इनके बच्चों को नौकरी मिले और ये अपने पैरों पर खड़े हों। इसलिए लगातार ये सरकार जनगणना से भागती आई है और अभी आज मैंने पढ़ा कि जनगणना तो होगी लेकिन धर्म का कॉलम होगा, जाति का कॉलम नहीं होगा। ये क्यों डरते हैं जाति के कॉलम से? ये इसलिए डरते हैं कि जिस दिन आपको पता लग गया, जो नारा मानव काशीराम साहब ने दिया था कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, जिस दिन आपको पता लग गया कि आपकी संख्या कितनी है, इसका उदाहरण सुनो, बिहार में लगभग 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोगों की है। वो जानते हैं
कि जिस दिन इनको पता लग गया कि आपकी आबादी इतनी है, आप इतना टैक्स देते हो और आपके हिस्से में मुट्ठी भर पैसा भी नहीं आता, तो फिर ये अपने अधिकार को छीनने के लिए भूखे शेर की तरह दहाड़ने काम करेंगे। अपने क्षेत्र, अपने अधिकार को लेने के लिए सड़कों पे आके आंदोलन करने का काम करेंगे और उन नेताओं को जिनको मुखौटा बना बना के हमने बिठा रखा है, उन नेताओं के कपड़े फाड़ने का काम करेंगे, उनसे सवाल पूछने का काम करेंगे। इसलिए ये जातिगत जनगणना में भागते हैं। मैं तो कह रहा हूं, ये लगातार निजीकरण करके सरकारी नौकरियों खत्म कर रहे हैं। मैं इनसे कह रहा हूं, करो सरकारी नौकरी खत्म। जिस दिन ये बहुजन समाज जा गया, उस दिन आप देखना निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू होगा, 98% निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू होगा और 98% निजी क्षेत्रों में जितना आरक्षण लागू होगा, एक बच्चा दलित पिछड़ों का बेरोजगार नहीं रहेगा। उद्योग धंधे लग के रोजगार दिलाने का काम हम लोग करेंगे और कुटीर उद्योग लगा के अपनी बहनों माओ को। मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, जानता हूं। हमारे यहाँ आज भी 80% परिवार पशु पालते हैं और पशु इसलिए नहीं